हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम रीड कर रहे थे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जिसका रिवीजन हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक डेफिनेशंस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट किया था। अगर आपने बेसिक डेफिनेशंस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। फ्रेंड्स, ये ऐसे की सीरीज हम पूरी कंप्लीट करेंगे एंड मैं चाहूंगी कि आप इसको दूसरे लोगों के साथ में भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मैं पहुंच सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम जो ऐसे रीड करने वाले हैं वो 200 सीरीज का फर्स्ट ऐसे है, जो कि है ऐसे 200, जिसका नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। हर एक ऐसे के नाम से आपको पता लग जाएगा कि वो ऐसे किस बारे में बात कर रहा है। ये क्या बोलता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, मतलब फर्स्ट पोर्शन तो बताता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। नेक्स्ट ये बात करेगा कि जो ऑडिटर है उसको ऑडिट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो हम फर्स्ट बात करें कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी रिपोर्ट देना। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस about the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error। तो जो ऑडिटर है उसको रीजनेबल अश्योरेंस देना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर एप्लीकेबल FRF है, प्लस उसमें कोई भी तरीके का मिस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस है, FRF किसको बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऑडिटर है वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है, मतलब हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोलता है ऐसे कि जो एक ऑडिटर है उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना चाहिए अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो जो एज पर एप्लीकेबल FRF है और उसमें कोई भी तरीके की मिस स्टेटमेंट है नहीं है, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो चाहे एरर की वजह से नहीं है। इस तरीके से जब वो रीजनेबल एश्योरेंस लेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उस केस में वो क्या करेगा, फिर अपनी जो है ओपिनियन प्रोवाइड करेगा। तो ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना और उस पर ओपिनियन देना। अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या होता है, AS, इंडियास वगैरह आता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि उससे फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और भी। लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या होता है फ्रेंड्स, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, एज इट इज उसको जो है एप्लीकेबल करना होता है। जैसे कि जो कंपनीज है उनको स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, हाँ तो फ्रेंड्स, जो कंपनीज है उनको स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो प्रिपेयर करने होते हैं, तो वहां पर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो सबसे पहले तो कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट है जो ये ऐसे बोलता है कि एक ऑडिटर को फॉलो करनी चाहिए, जिसमें क्या क्या आती है, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कॉम्पिटेंस। मतलब ऑडिटर को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को आउट नहीं करना चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। इसके अलावा उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से उसका रिलेटेड कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो ये एथिकल रिक्वायरमेंट हर एक ऑडिटर में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी डेफिनेशन सेक्शन में, कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड रखना चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज को यूज करना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल जजमेंट करना चाहिए। तो ये भी हम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट जहां पर भी लेने पड़ सकते हैं, जैसे कि उसको अपने जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग को यूज करके लेने चाहिए, वो भी जो भी जजमेंट्स है वो। इसके अलावा जो ऑडिट एविडेंस है उसको कलेक्ट करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर ऑडिट प्रोसीजर वो करेगा तो उसके लिए ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे, तो ऑडिट जो भी एविडेंस है उनको कलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा ये बात करता है ऑडिट रिस्क के बारे में, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन सेक्शन में, फिर भी थोड़ा सा आपको व्यू दे देती हूँ कि इसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क के मिलके और ऑडिट रिस्क बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉलोइंग द ऐसे। तो जैसे कि इस ऐसे का जो सेकंड पार्ट है, कंडक्ट एन ऑडिट विद इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग।
तो जो ऑडिटर है उसको एक एंटिटी के ऊपर जो भी एसेज लगते हैं वो अप्लाई करने चाहिए। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि हर एक एंटिटी पे सारे एसेज अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे कि ऐसे 402 है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर किसी ने अपना वर्क आउटसोर्स नहीं किया तो वहां पर वो ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसे अप्लाई नहीं हो रहा या फिर ऐसे का एक स्पेसिफिक पोर्शन अप्लाई नहीं हो रहा, तो उस केस में वो अप्लाई करने की या फिर उनको फॉलो करने की ऑडिटर को रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो ऐसे एप्लीकेबल होते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग ही ऑडिट करनी चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा ऐसे 200 है वो कंप्लीट होता है। इसमें मेनली हमने ये पढ़ा कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना कि उसमें कोई भी फ्रॉड या फिर एरर की वजह से कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है और FRF एप्लीकेबल है वहां पे, और उस पर अपनी ओपिनियन देना यहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस देता है। इसके अलावा हमने कुछ रिक्वायरमेंट इस ऐसे की देखी जिसमें एथिकल रिक्वायरमेंट्स देखी, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑडिट रिस्क, ऑडिट एविडेंस। एंड सेकेंड पार्ट में मैंने देखा कि जो ऑडिटर है उसको जो ऑडिट है वो एज पर ऐसे करनी चाहिए। आई होप आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।